अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं UNN 24 न्यूज़। आपका खैर मकदम है। मैं हूं सोहेल खान। मुल्क के मौजूदा हालात, हसास जो मामला चल रहे हैं, मॉब लिंचिंग, अदम तहफ़्फ़ुज़, इन ऐसे हसास मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे, जो कोई पॉलिटिकल नहीं है, ना इनका कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक़ है। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं शहर की मशहूर और मारूफ शख्सियत, मशहूर और मारूफ रियल इस्टेट ताजिर जनाब रियाज मलिक साहब से मुतालिक। आज वो हमारे साथ मौजूद है। हम बात करेंगे मुल्क के मौजूदा हालात, मुसलमानों की वोट के तई जिम्मेदारी और वोट की अहमियत व अफादियत से मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रियाज मलिक साहब, UNN 24 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल भाई, जो आप इस काबिल समझे कि मेरे को आप जो सो इंटरव्यू के लिए आप मेरे पास आए, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम नाजरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो रियाज मलिक साहब, जैसा कि देखने में आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, ना कोई पार्टी से आपका ताल्लुक है, ना आप सोशल एक्टिविस्ट है और आपके वीलॉगर्स भी है। आप इस पे एक आवाम को बेहतरीन तालीमी और अच्छे पैमाने पे पैगाम देते हैं आप। तो राय दहिंदों को इस बार आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। अब राय दहिंदों को का जो सवाल है, राय दहिंदों को एक ही मशवरा देना चाहूंगा कि हमारा मुल्क खतरे में है, मुल्क को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, हम नौजवानों की जिम्मेदारी है और सारे तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे सेकुलर जहन के जो लोग हैं उन सब की जिम्मेदारी है। क्योंकि कुछ सालों से जो मुल्क के हालात है वो बहुत खराब हो चुके हैं। हालात आप तमाम लोग जानते, अवाम भी अच्छी तरीके से जानती, उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मॉब लिंचिंग है और अदम तहफ़्फ़ुज़ है, ये सारी चीजें हैं। ये देखते हुए आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो है सो सेकुलर ताकत जो है उन लोगों को जो है सो सपोर्ट करें, उन लोगों के इसमें जो है सो हक में जो है सो अपनी हक रायदही का इस्तेमाल करें। और जो पिछले प्रीवियस 2014 बोलो या फिर उससे पहले होते थे, उससे पहले भी बहुत सारे होते थे, मगर प्रेस वाले उसको जो है सो ज्यादा उछालते नहीं थे। पहले भी हुए, कई हादसे हुए, कांग्रेस के पीरियड में भी हुए, टीडीपी के पीरियड में भी हुए, नेशनल लेवल पे कई जगहों पे कई फसादात का की तारीख है हिंदुस्तान के अंदर, मगर वो चीजों को दबाया जाता था। अब क्या कर रहे बोले तो उसको बड़ा बड़ा बना के बता रहे, वांटेडली जो है सो बता रहे। खैर, इनसे होने जाने का कुछ भी नहीं है, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। खैर, अदम तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से जो है सो हमारा सबसे बड़ा जो है सो निगहबान, हमारा जो मालिक खालिक है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। हमारी मौत से पहले मौत आने वाली नहीं है, हमारे को कोई जो है सो मौत देने वाला नहीं है, बरहक है। हमारे को किसी से डरने की भी जरूरत नहीं है। और ना मैं तमाम लोगों को बोलता हूँ कि किसी से डरो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बीजेपी, RSS, शिवसेना, अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो है सो नबियों को नहीं छोड़े, मुखालिफिन, मुनाफिकीन, इनसे कुछ होने जाने का नहीं है। हम हमारे ईमान पे मजबूत रहना और जो है सो वो डरना, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो है सो ये नहीं है, मगर अब वक्त के हालात के हिसाब से आज हमारी जो है सो मिली जिम्मेदारी है, हम जो है सो सोचना, जो सेकुलर ताकतें हैं उनका सपोर्ट करना बिल्कुल करना चाहिए। मसलन जैसे कि आप बता रहे सोशल ताकतों का सपोर्ट करना चाहिए, तो क्या फ्यूचर में मुस्तकबिल में आप भी किसी सेकुलर जमात से वाबस्ता होने की ऐसे कोई प्लानिंग कर रहे हैं, मनसूबाबंदी? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है सोहेल भाई। इंशाल्लाह देखिए, अब कुछ वक्त से मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये हमारे नौजवान जो है सो ये सियासत से किनारा कशी कर रहे हैं। समझ, जो क्रीमी लेयर है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल आप सही फरमाए, लोग जो है सो फॉलोअर बन रहे, लीडर कोई भी नहीं बन रहे। एक्चुअल लीडर बनना चाहिए, हमारा फरीजा, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे को जो है सो लीडर की तालीम दिए सो है। फॉलोअर हमको बनना नहीं चाहिए, हमको लीडर बनना चाहिए। और जमात के अमीर बनने का हुक्म दिया गया, लेकिन ये लोग जी 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 कारकुन में ही खुश है। तो कारकुन बनने से बेहतर है कि हम अमीर जमात बने, लीडर बने, पब्लिक लीडर बने, पब्लिक का जो है सो काम करें, अवाम की खिदमत करें, ये हमारी मिली जिम्मेदारी भी है ना। और अब एक कैसा है सोहेल भाई, ये एजुकेटेड तबका दूर रहने से नॉन एजुकेटेड आप पे हावी हो जा रहा, सही है नहीं? एक गंदा गटर है बोल के ये एक आम फहम सोच बना ली गई है और बास खायद करते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता बाशऊर तबका है, जो इंटेलेक्चुअल्स है,
वो नहीं जुड़ते, ना आगे आते, ना कौम के मिल्लत के मसाइल से आला कायदीन को वाकिफ करवाते कि ताकि हमारी कौम की फलाह हो। जैसा अम्बेडकर थे, दलितों के मसीहा थे, जी उन्होंने जो दलित कौम को उभारा, पसमानगी से निकाला, जी हाँ। तालीमी, माशी, समाजी तौर पर, तो इससे मुताबिक क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो हमारे लिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हुए उन्होंने आज हमारी जिंदगी। अब मैं आपको इतना खुल के जो बात कर रहा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, वो उन्हीं का संविधान दिया हुआ, उन्हीं की जो है दस्तूर जो उन्होंने बनाया, उसकी बदौलत ही तो आज हम ये मुल्क में ये कर रहे हैं ना। और ये फाशिस्ट ताकत ही तो यही चाहती ना कि हमारी आवाज को दबाया जाए और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो है सो दस्तूर को खत्म किया जाए, पर वो मुमकिन नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। ये सब क्या है बोले तो ये गैर जरूरी प्लानिंग है, वो होने जाने का नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह की जात हमारे साथ है। और बिल्कुल आप बोले ऐसा, वो क्रीमी लेयर जो है, वो लोग थोड़ा सा सियासत में इंटरेस्ट लेना जरूरी है। और नौजवानों को, वो कल या परसों में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे देखा, हमारे बिल्डर अजमत खान भी जो है सो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए, मुझे बहुत खुशी हुई, माशाल्लाह, अच्छा लगा। नौजवानों को आना चाहिए, जो कौम का जज्बा रखने वाले हैं। और भी कई लोग हैं, और भी कई लोग जो है सो आना चाहिए। अब कब तक ये पुराने लोग, कुछ नए चेहरे आना चाहिए, नए सिरे से नया काम होना चाहिए। अब रहा सवाल मेरा तो अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं अपने कारोबार में अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ, और इसमें थोड़ा सा वक्त भी देना पड़ता सोहेल भाई। जब मेरे पास फ्री वक्त रहेगा, इंशाल्लाह मैं जरूर सियासत में आऊंगा, और सियासत में आऊंगा तो एक जज्बे के तहत आऊंगा मैं, इंशाल्लाह। ना फॉलोअर बनेंगे, ना बैनर की जीनत और इश्तिहारात तक महदूद रहेंगे, बल्कि अवामी फलाह, तरक्की और उनके मसाइल की एकसोई का ऐसा मंसूबा रखते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात बोले। इंशाल्लाह मैं जो है सो अगर बनूंगा तो एक लीडर बनूंगा, ना कि फॉलोअर बनूंगा मैं किसी का भी। इंशाल्लाह मैं जो है सो लीडर बनूंगा, और मेरे साथ रहने वाले अगर मेरे से जो जुड़ेंगे, मैं उनको भी लीडर बनाऊंगा, मेरी पॉलिसी है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है रियाज मलिक साहब आपकी। अल्लाह आपके अज़ाइम को कबूल करे, कामयाब करे आपको। आमीन। लेकिन जैसे अदम तहफ़्फ़ुज़, ये अदम तहफ़्फ़ुज़ का इस्तेमाल 2014 जब से एनडीए इख्तिदार में बीजेपी हुकूमत है, तब से ही हिंदू अपने आप को समझता है खतरे में, मुसलमान समझता है हम खतरे में। जबकि 2014 से पहले नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी साहब मुसलमान थे, हिंदुस्तान के नायब सदर जमहूरिया, और सदर जमहूरिया जो थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। जब इतने बड़े दस्तूरी कलीदी ओहदे पर ये लोग फायज थे, जब हिंदू खतरे में नहीं था। अब 2014 के बाद से तमाम रियासतों के मुल्क भर की हिंदू चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर हिंदू है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदू है। तो हिंदू को किस बात का खतरा लगा के इन्हें, क्या सिर्फ वोट के लिए वर्गलाकर, हिंदू राष्ट्र करके वर्गलाकर बीजेपी हुकूमत वोट लेना चाहती है? बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। ये मैं कल एक छोटा सा प्रोग्राम था, वहां पे स्पीच का मौका मिला मेरे को। मैं बहुत चंद अल्फाज में अपनी बात खत्म कर दिया। वो बात मैं आपको बताता हूँ। ये सारे मुल्क में जो है ना, हमारे सोहेल भाई, मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। किसी के खाने में अगर जहर घोल दिया जाए तो उसका इलाज मुमकिन है, मगर किसी के कानों में अगर जहर घोल दिया जाए तो इसका इलाज नामुमकिन है। आज लाइलाज बीमारी है वो। आज ये जो फाशिस्ट ताकतें हैं, इन्होंने हम वतनों के कानों में जहर घोल दिया है। आज नौजवान जनरेशन को पूरा डिमोटिवेट कर दिए, इन्होंने ऐसा कर दिए जैसा कि अब ये मुसलमान हमारे दुश्मन है, ये हमारे फलाना है, वो है, ये मतलब आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, ये लोगों का एजेंडा है। सोहेल भाई, ये लोगों का एजेंडा है। इन लोगों को क्या है, इनका, ये लोग, अब मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, विलेजेस में मुझे देखने में आया कि वहां पे नौजवान जनरेशन को किस तरह मोटिवेट किया जा रहा बोले तो, अरे ये मुसलमान जो है सो 800 साल 1000 साल हिंदुस्तान में हुकूमत करे, इसके बाद फिर जो है सो अंग्रेजों की हुकूमत आई, वो लोग 2 साल जो है सो हुकूमत करे, फिर इसके बाद डेमोक्रेटिक कंट्री जो है सो उसको बना दिए, पाकिस्तान का अपना हिस्सा ले लिए मुसलमान, फिर यहाँ पे बैठे हुए हैं मुसलमान, और जो है सो इन्हों हुकूमतों में भी आ रहे, इन्हों जो है सो अपना दबदबा कायम कर रहे, इन्हों फलाना कर रहे, वो कर रहे, ये कर रहे। ये जहर जो है सो हमारे हमवतनों के कानों में घोल दिया जा रहा, जबकि हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है, अगर 1000 साल मुसलमान हुकूमत किए हैं तो पूरे हिंदू अगर सबको साथ लेके किए हैं। क्योंकि मैं रोकना चाहूंगा, क्योंकि आप भी काफी फील्ड का नॉलेज रखते हैं, आप
माहिर है इन चीज़ों में, सियासतदानों से भी आपके ताल्लुकात है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2014 से पहले जो हिंदुस्तान था गुलदस्ते की मानिंद था, चाहे वो जी मुस्लिम हुकूमत हुक्मरान की बात 1400 साल पहले की भी बात ले लीजिए आप, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक गुलदस्ते की मानिंद थे। जी लेकिन इनको बिखेरने में जो काम आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी ने किया है, क्या सिर्फ वो अपनी इख्तिदार कुर्सी के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। वो लोगों को इख्तिदार चाहिए, वो लोगों को कुर्सी चाहिए। और ये क्या है, जो प्रोपेगेंडा चला रहे, हम वतनों के बीच में जो प्रोपेगेंडा चला रहे, ये प्रोपेगेंडा चलाने का मकसद जो है सो उनको इख्तिदार चाहिए, इख्तिदार की लालूच है उनको, समझ रहे आप। और इख्तिदार के साथ साथ उनको मुल्क को लूटना भी है, उनको डेवलप करना नहीं है। अगर इनकी नीयत सही रहती, इनकी नीयत अच्छी रहती, तो आज हमारे हिंदुस्तान को यूरोप बना देते थे वो लोग। यूरोप बनाने की बात कहां कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूं हमारे सोहेल भाई, एक दिन ऐसा आएगा इंशाल्लाह, ये श्रीलंका में जैसा मार मार के भगाए देखो लीडरों को, हिंदुस्तान के यही अंधभक्त इन लोगों के घरों में घुस के मार के भगाएंगे इनको। वही हुआ है ना। जैसे कि अभी मोदी सरकार में, एनडीए हुकूमत में ये वादा किया गया था 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को मुलाजमत दी जाएगी, ये वादा पूरा नहीं की मोदी हुकूमत ने। और दूसरा, नोटबंदी से जो मुतवस्सित गरीब तबका था, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो लोग तो बहुत मुतासिर हुए। सिर्फ इन्होंने वादे किए, 15 लाख रुपए का भी जुमला था। इससे मुतालिक क्या कहेंगे आप? अब झूठों के मुतालिक क्या कहेंगे? गूगल पे मारे तो आपको जो झूठे नंबर 1 कौन है उस पे गूगल पे आ जा रहा। मैं बोलने का नहीं है, मैं बोला तो कई लोगों को बुरा लग जाएगा शायद। तो वो झूठे वादे, यही तो है ना। अब ये डेवलप करना कहाँ चाहते हैं? थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बता रहे हैं लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ, फलाने जगह पे हम वो बनाए, फलानी रोड बनाए, फलाना ये बनाए, फलाना ब्रिज बनाए, वहां पे टनल बनाए, फलाना बनाए, बल्कि जो बता रहे, ये पूरा जो है सो डबल टिबल खर्चा लेके आके बनाए सो बता रहे। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। कर्ज में तो मुब्तला हुआ तेलंगाना रियासत भी नहीं बल्कि हिंदुस्तान भी अब कर्ज में मुब्तला है। और जीडीपी जो था वो बहुत गिर चुका है हिंदुस्तान का, जो मनमोहन सिंह के यूपीए गवर्नमेंट में था अब नहीं है। ये तो हो गई नेशनल लेवल की बात। अब ये जैसा कि आप बताए, ये लोग सिर्फ जाति मफादात, इलेक्टोरल बॉन्ड, चंदे का धंधा, ये करते हुए इन्होंने सिर्फ इनके जाति मफादात पूरे किए। अगर किसी भी कौम को उभारना है, उसकी तरक्की अगर ये हकीकी तौर पर चाहते, तो सबसे पहले उन्हें तालीम, रोजगार से जोड़ते और इकोनॉमिकल सपोर्ट करते। तो इससे मुताबिक क्या कहेंगे? ना रियासती हुकूमत ने पिछले इक़्तिदार वाली की, ना मरकजी हुकूमत मोदी हुकूमत ने किया। जी ऐसा नहीं है, कुछ कुछ काम किए हैं, रियासती हुकूमत की है कुछ काम, हम उसको झुटला नहीं सकते। मैं कोई अपोजिशन का नहीं हूँ, कोई पॉलिटिकल नहीं हूँ कि मैं अगली पार्टी को जो है सो गलत बोलूं या सही बोलूं। कुछ किए हैं, जैसा कि तेलंगाना माइनॉरिटी स्कूल का भी काम किए ना टीआरएस वाले, काम किए ना, ऐसा नहीं है। तो कांग्रेस गवर्नमेंट में भी 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिए। हर किसी के कुछ खामियां कुछ खूबियां हैं, कुछ खामियां कुछ खूबियां, हर किसी के पास अच्छाई बुराई है। अच्छाई ढूंढते रह जाओगे तो अकेले रह जाओगे, ये तो मिसाल है। बहरहाल सोहेल भाई, ये आपका सवाल क्या था? एक बार रिपीट करिए, मेरे को थोड़ा सा बोलिए। सवाल ये था, किसी भी कौम को अगर उभारना है, जी उसके तरक्की याफ्ता बनाना है, तो उसके लिए तालीम और रोजगार, उसके बाद इकोनॉमिकल सपोर्ट जो हुकूमतों से मराहत दी जाती है, स्कीम्स दिए जाते हैं, वो देना चाहिए था। वो नहीं मिले, चाहे वो किसी भी तबके के हो। जी वो अगर ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स या हमारी गवर्नमेंट्स अगर वो प्रोवाइड कर देती है अवाम को, तो अवाम इंटेलेक्चुअल हो जाती, फिर इनसे सवाल करती ना, इसलिए नहीं देते। कहाँ से देंगे? है भी तो नहीं देते, क्योंकि अवाम को होशियार करना नहीं है ना, अवाम को अंधभक्त बनाना है, अवाम को गुमराह रखना है, वोट हासिल करना है, हमारी सत्ता चलाना है। ये रूट बदलना चाहिए, ये दौर भी बदलना चाहिए, ये हालात भी बदलना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी हर कौम के नौजवानों को लेने की आज अशद जरूरत है। अगर कौम के नौजवान, भले ही वो कोई भी जात के हो, हमारे गैर मुस्लिम भाई हो या हमारे ईमान वाले भाई हो या कोई भी जात के हो, ये लोगों को जिम्मेदारी लेना चाहिए, नौजवानों को लेना चाहिए। जिस तरीके से हिंदुस्तान की आजादी के पहले हमारे नौजवान एक मुस्तहकम अंदाज में जैसे तहरीकें चलाते थे, आज भी इनके खिलाफ तहरीक चलाना जरूरी है। अब वो नौजवान तबका फोनों में, गाड़ियों में इधर उधर बिजी है। अब
तो बहरहाल हमारे इंटेलेक्चुअल्स की भी जिम्मेदारी है, मेरे जैसे नौजवानों की, ताजिरों की भी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। देश की फिक्र करना चाहिए, क्योंकि आज हमारे बच्चों को बाहर ममालिक जाना पड़ रहा है। आज हमारे पास माइनॉरिटीज में देखो तुम, पूरे तकरीबन घर में हर घर में एक दो बच्चे बाहर है। बाहर नहीं है तो आज यहाँ पे क्या हालात है, हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, हमारी इकोनॉमी का पोजीशन क्या है। क्यों है ये? क्योंकि हुकूमतें इन्हें रोजगार फराहम करने में जी, नाकाम साबित हुई है ना, इस वजह से ये लोग खलीजी ममालिक, फॉरेन मुल्क जाकर जी, जी। जरिया माश की तलाश कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हिंदुस्तान की हुकूमत जो सेंटर की है और जो रियासती हुकूमत है, अगर अपने वादों को पूरे करते, 2 करोड़ मुलाजमतों का मरकजी हुकूमत का वादा था इंतखाबात से कभी, तो झूठा वादा था ना सोहेल भाई, जुमले थे ना वो सब, झूठा वादा था। उन्होंने हुकूमत में जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बात कर रहे हैं, वो लोग हुकूमत में आए झूठे वादे करके, और अभी आप जो उनके पास कोई जो है सो मुद्दा नहीं है तो वो लोग राम मंदिर, आर्टिकल 370, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यही कर रहे हैं वो लोग। तो रियाज मलिक साहब, जैसा कि आप समझ गए और आम लोग समझ गए, और एकदम जो जिसका पॉलिटिक्स से और इससे कोई लेना देना नहीं, एक रिक्शा जी। चलाने वाला भी समझ रहा है कि ये जुमला है और इन्हें सिर्फ वोट के लिए गुमराह और इस्तेमाल किया है। जी। तो आपको क्या लगता है कि अब की बार बदलाव होगा मरकज में? क्या अवाम मुत्तहिद होकर सेकुलर जमात को मुंतखब करेंगे या फिर यही जालिम फस्ताई ताकतों को मुंतखब करेंगे? 99% मेरे को उम्मीद है, ये हिंदुस्तान की आवाम जो है बहुत समझदार आवाम है। ये अंधभक्त तो थोड़े बहुत है, यंग जनरेशन ये बेकार है, इनको काम नहीं है कुछ भी, वो नाचने कूदने वाले, इन लोगों से कुछ होने जाने का नहीं है। और ये जितने भी फाशिस्ता हैं हमारे शहर से लेके दिल्ली तक, इनके पीछे पूरे जोगराइश है। इंटेलेक्चुअल, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड तबका इनके साथ नहीं है, समझ रहा है। और हिंदुस्तान डिपेंड अच्छे लोगों पे है, क्योंकि अच्छे लोगों का मुल्क है, ये गंदे लोगों का, बेकार लोगों का मुल्क नहीं है। ये अच्छे मुट्ठी भर लोग हैं, इन लोगों का जो है सो ये तमाशे कर रहे, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है इंशाल्लाह। अल्लाह की जात से उम्मीद है, मैं ऐसा मानता हूं, मेरा मानना है कि ऐसा क्लीन स्वीप होगा ये फाशिस्तों का, कि इन लोग जो है सो देखते रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे लोग। अगर इन केस इनका क्लीन स्वीप नहीं भी हुआ, अगर ये लोग फिर से काबिज भी हुए ना, तो अगले 5 साल के बाद, आप ये मेरी बात रिकॉर्ड करके रखिए, श्रीलंका में जिस तरीके से मिनिस्टरों को, लीडरों को मार मार के भगाया गया, वैसा इन लोगों के घरों में घुस के ये अनभक्त मारेंगे। क्या आपको लगता है रियाज मलिक साहब, ये अनभक्त अब शऊर में आएंगे? क्योंकि आपने अब तक जितने मॉब लिंचिंग हुए, दंगे फसाद हुए, इसमें सिर्फ जो अनभक्त, जो पुअर फैमिली से होते हैं, उन्हीं के बच्चों को देखा। ना अमित शाह का बेटा आता है, ना एनडीए हुकूमत में जितने मिनिस्टर हैं, इनके बच्चे लंदन, यूरोप ऐसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में भी है तो वो बड़े बड़े ओहदों पर फायद है हुकूमत में। तो क्या अनभक्त शऊर में आएंगे? क्या वो समझेंगे इनकी पॉलिसी को? नहीं, जब तक जूते नहीं खाते, जब तक अकल नहीं आती ना भाई। बादाम खाने से अकल थोड़ी आती है, धोखा खाने से अकल आती है। धोखा अभी नहीं हुआ ना, धोखा होगा, कुछ दिनों के बाद होगा। अभी फाइनेंशियल क्राइसिस, अभी हालात ऐसे है, आप देखिए कई लोग जो है सो मजदूरी करके अपना घर पेट पालना भी मुश्किल है। पूरे हिंदुस्तान के जो है सो फाइनेंशियल क्राइसिस में है, अभी फाइनेंस पूरा जो है सो बैठा हुआ है। तो ये धीरे धीरे अभी असर नहीं कर रहा, कुछ टाइम के बाद असर करेगा। जिस वक्त असर करेगा उस दिन जो है सो एहसास होगा कि ये हम जो है सो गलत कर रहे। और ये मेरे हिसाब से ये अंधभक्तों को भी और ये लीडरों को भी जो है सो अल्लाह उनको समझ दे, सलाहियत दे, अकल दे, क्योंकि ये मुल्क को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। बर्बादी बर्बादी बर्बादी, कितना बर्बाद करोगे? वो अंग्रेज से बर्बाद करके चले गए, अब कम से कम तुम हम वतन सारे हिंदुस्तानी मिलके इसको आबाद कर सकते ना, मुल्क को डेवलप कर सकते ना, क्यों नहीं कर सकते? हमारे हाथ में है। ये फसाद लगा के, अच्छा आप एक बात बताइए, ये जो अदर कंट्रीज है, जैसा कि यूरोप है, इवन यूएई है, यूएसए है, कनाडा है, वहां पे भी तो जात पात है ना, तमाम मजाहिब के लोग हैं। कनाडा है, यूएस है, और वेल डेवलप है ये country। वेल डेवलप है। उसकी पीछे उसका रीजन क्या है? वो लोग क्या करते, जात पात को बाजू में रखते, डेवलपमेंट के ऊपर जो है सो अपना ध्यान देते, यूनिटी मुत्तहिद रह के काम करते। वहां पे जो है सो काबिलियत की खतर है, यहाँ पे काबिलियत की खतर कहाँ है बोलिए आप? जात पात है। यहाँ पे हमारे लोगों की एक फितरत भी ऐसी है, वो कोई अगर बंदा काबिल भी है तो उसको किस्मत का नाम दे देते, अरे किस्मत से जीत गए, किस्मत से आ गए, किस्मत से हो गया। मुत्तहिदा वोट भी बहुत अहमियत रखता है इंतखाबात जी, में। जी, जी, और ये जात पात का चश्मा उतार कर तमाम मज़ाहिब के लोग जात पात धर्म को बालाए ताक रखते हुए मुत्तहिद होकर सेकुलरिज्म को बचाने और बिलखुसूस मुसलमान अपनी शरीयत में मदाखलत से रोकने के लिए फस्ताई ताकतों को
मुत्तहिदा वोट करना चाहिए, इससे मुताबिक राय दहिंदों क्या पैगाम देंगे आप? मैं राय दहिंदों को यही पैगाम देना चाहता हूं कि हमारा मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है, हमारी मिली जिम्मेदारी है और मुत्तहिद होकर जो है सो वोट डालें और अपना खुद का भी वोट कास्ट करें, अपने घर वालों का, अड़ोस पड़ोस का। पिछले इलेक्शनों में जो हो गया सो हो गया, अभी एकदम जो है सो बी अलर्ट रह के काम करना जरूरी है। और हमारे अलावा भी मैं उन तमाम मेरे सेकुलर हिंदू भाइयों से भी मैं गुजारिश करता हूं कि वो जो है सो सेकुलर लोगों का साथ दें, ये फाशिस्ट ताकतों को खत्म करें, क्योंकि मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है। इसे बर्बादी से बचाना भी हमारी मिली जिम्मेदारी है सोहेल साहब। अगर हम ये देश में हमको रहना है, देश में रहना है तो हमारे को डेवलप करना जरूरी है ना। हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। हम तो वतन के रखवाले हैं जी, और जी। हमेशा से वतन की रखवाली करते आए हैं। ये तो हाँ। चौकीदार है जिसे बिल्कुल। हम चैनल पे चोर कहा जा रहा है, बेशक। धंधे का धंधा जिसका धंधा है। बिल्कुल। अब वो तो झोला उठाकर फकीर है चला जाएगा, लेकिन यहाँ रहना तो हम ही को है, बिल्कुल, चाहे बिल्कुल। किसी भी मजहब और जात के लोग हो। बिल्कुल, रहना जो बिल्कुल, सही बात। प्योर हिंदुस्तानी है उन्हें तो यहीं रहना है। ये बिल्कुल। मुट्ठी भर जो फाशिस्ट लोग है ये झोला उठाकर चले जाएंगे। तो वोट जो वो हमारा मिली फरीजा है, जी। अहम जिम्मेदारी है, जी। ताकि हमारे मुस्तकबिल को, हमारे आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल को रोशन बना सके और सेकुलर कायद को मुंतखब कर सके। तो 13 मई को तेलंगाना में पोलिंग डेट है। जी। सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक ये टाइमिंग रहेगा, शायद 1-2 घंटे। धूप की शिद्दत की वजह से इलेक्शन कमीशन ने इसमें तब्दीली की है, वक्त जी। में बढ़ाया गया है 2 घंटे। तो क्या राय दहिंदे आपको लगता है रियाज मलिक साहब के धूप की वजह से बहाना ना करते हुए निकलेंगे और अपने मुल्क के सेकुलरिज्म को, दस्तूर को और शरीयत को बचाने के लिए वो वोट भी करेंगे? जैसा कि वोट में इजाफा जुमा में, मसाजिद में, खुतबा में भी है बयान किया जा रहा है और शऊर बेदारी की जा रही है। तो आपको किस हद तक लगता है कि इस बार पार्लियामानी इंतखाबात जो बदलाव के लिए होने वाले हैं जी। और मुल्क के दस्तूर, सेकुलरिज्म और शरीयत के तहफ्फुज के लिए ये बहुत बड़ा मसला है ये इंतखाबात, तो आपको जी। क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुताबिक? बिल्कुल 100% इंशाल्लाह पूरे के पूरे लोग सुबह सवेरे 7 बजे से वोट डालेंगे। क्यों कि हमारी कौम इतनी भी नादान नहीं है जितने लोग बताते। भाई एनआरसी सीए के टाइम पे ये शाहीन बाग लगाए तो आए ना कई खवातीन, पूरा शहर था, पूरा शहर सपोर्ट में था। वो प्रोटेस्ट रैली निकाले तो सारे लोग थे, पूरा का पूरा शहर था। ऐसे ऐसे लोग दिखे जो कभी दिखते ही नहीं, ऐसे भी लोग दिखे, यानी बड़े बड़े अंदर रहने वाले सेठ लोग भी जो है सो वो प्रोटेस्ट में शामिल थे। और शाहीन बाग में जो है सो तमाम लोगों का सपोर्ट था, लोग भी थे। इंशाल्लाह आपकी बार आएंगे, जरूर आएंगे, मुझे तो पूरी उम्मीद है। और आवाम से मैं गुजारिश भी कर रहा हूँ, आना चाहिए। और एक मिसाल हमारे पास नांदेड़ की भी है, नांदेड़ के वीडियो देखे होंगे आप शायद, माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से जो सो पोलिंग हुई। और यहाँ पे भी होंगी। हमारी कौम इतनी भी नादान नहीं है, थोड़ी सी लापरवाह है। अगर कुछ शऊर आ जाए, शऊर अगर आ जाए, शऊर आने के लिए थोड़ा सा जगाना पड़ता है। नहीं क्रीमी लेयर को सामने आना पड़ता है, हमारे यंगेस्ट नौजवानों को सामने आना पड़ता है, कुछ ताजिरीन को आना पड़ता है, कुछ तंजीमों को सामने नहीं कर रहे। उलमा मशाइखीन, उलमा मशाइखीन और तंजीमा वाले, जमात इस्लामी, एसआईओ, अहले हदीस, सुन्नी वाले, तबलीग वाले, हर कोई अपनी अपनी जगह काम कर रहे। उनसे हटके मुनज़्ज़म अंदाज में काम हो रहा है। उनसे हटके भी दूसरे लोगों को भी आना चाहिए, नए लोगों को, समझिए ना, मेरे जैसे ताजरीन को भी आना चाहिए। और बहुत सारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, ये लोगों को भी खुल के कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि आज वक्त की अहम जरूरत है आज बोलने की। बोलो, अल्लाह ने फरमाया तुम अगर रोक नहीं सकते तो कम से कम अपनी जबान से तो बोलो। बोल दिल में तो बुरा जानो, दिल में बुरा जान रहे, अभी दिल में बुरा जानने का वक्त नहीं है आज। भी अगर वो बुरा जानते हैं तो बिल्कुल निकलेंगे ना साहब, वोट के बिल्कुल, लिए बिल्कुल, निकलेंगे, हाँ धूप जी, की हाँ। शिद्दत इद्दत ना देखते हुए पोलिंग बूथ बिल्कुल। तक पहुंचेंगे, वोट करेंगे। अगर वो सेकुलर जमात और इसके कायद को वोट करते हैं, तभी यहाँ से अगर एक एमपी मुंतखब होता है तो जी। ये एमपी का इंतखाब ना समझे, बल्कि मुल्क के जो सरबराह वजीर आजम हिंद, जी। इसका इंतखाब कर रहे हैं आप। अगर फिर से मोदी को बिठा देंगे तो वही आपको काला कानून, किसानों पर जुल्म, बहू बेटियों को जो बरन्ना करके घुमाने के वाकयात है, मॉब जी। लिंचिंग है, बेरोजगारी है, महंगाई है, यही झेलना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब उनके पिटारे में बहुत बदमाशियां हैं सोहेल साहब, उनके पिटारे में इतना है, अगर खोले तो अपना दिमाग खराब हो जाता, समझ रहे ना उनके। और ये सारा मुल्क जान रहा है
और कुछ लोग हैं जो खुश हो रहे, मगर वो खुशी भी उनकी चंद दिन की है, ज्यादा दिन की नहीं है। इंशाल्लाह 4 जून को है शायद ना रिजल्ट, 4 जून के बाद इंशाल्लाह उनकी खुशियां खत्म हो जाएंगी, बदलाव आ जाएगा। उम्मीद है अगर बदलाव नहीं भी आया तो फिर अगले 5 साल तक थोड़ी सी मुश्किल उठानी पड़ेंगी, और हम तैयार है मुश्किल उठाने के लिए, झेलेंगे, देखेंगे। क्यों तकलीफ उठाएंगे साहब? जैसा कि अब मैं अपने शहर के लेवल पर बात करूंगा, जी जी जो साबिक अभी हमारे जो एमपी है, सिटिंग एमपी जी जी श्री अरविंद साहब, हाँ उन्होंने हिंदू मुस्लिम तफर्रुका की सियासत के अलावा और भगवा कलर को अहमियत देने के अलावा किसी भी मजहब या तबके के लिए उन्होंने कोई फलाह बहबूद तरह काम ऐसा किया हो हमारे तो पास मौजूद नहीं है रिकॉर्ड में। क्या आप कुछ जानते हैं? जैसे कि खिला गेट को सिर्फ भगवा कलर दिया गया और निजामाबाद के नाम को इंदौर से मौसम किया जा रहा है, क्या यही एक सियासत होती है या इससे हटकर भी कोई सियासत हो सकती है? नहीं नहीं, उनके पास काम है ना, आप काम नहीं है कैसा बोल रहे? उनके पास जो काम है, सबसे अहम काम क्या है बोलो तो कानों में जहर घोलने का है। हिंदू मुस्लिम का नहीं है, कानों में जहर घोलना है। बस आप कानों में जहर घोल दो, ऑटोमेटिक सब काम हो जाता। कानों में जहर घोलने का बहुत बड़ा काम है ना उनके पास में। अब उनके पास क्या काम है क्या नहीं है नहीं मालूम, मगर वो देख रहा हूं मैं, वीडियोस तो देखते रहता हूँ फेसबुक पे, स्पेस पे, उन्होंने खुलेआम जो है सो बोल रहे। अब वक्त वक्त की बात है, उनकी भी हिस्ट्री है। और एक बात तो हमारे सोहेल साहब, मैं आपको बताऊं, मैं जितना हमारी कौम में हमारे मुसलमानों के साथ मेरा जितना उठना बैठना है, मेरे गैर मुस्लिम दोस्त भी बहुत है मेरे, उनके साथ भी मेरा उठना बैठना है। मेरे बिजनेस है, पार्टनर्स है, मेरे जानने पहचानने वाले हैं। कई ऐसे लोग हैं जो नहीं पसंद करते उनको। ये मैं बोला ना अभी थोड़ी देर पहले आपको, ये छिचोरे जोकरा जो है सो उनके पीछे है। तो हमारे पास भी है, हमारे पास भी छिचोरे जोकरों की कमी नहीं है ना, वैसे छिचोरे जोकरा गैर मुस्लिमों में भी है, और वही लोग चंद एक मुट्ठी भर उनके पीछे है, तो उन्होंने जो है सो उसको खुश हो रहे, मगर हर कोई नहीं चाहते। जी रियाज मलिक साहब, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा। जैसे कि राम मंदिर का बहुत बड़ा इशू बनाकर अब इनके पास मुद्दे नहीं है जी बीजेपी आरएसएस वालों के पास, ना इन्होंने डेवलपमेंट पे बात कर सकते हैं, ना एम्प्लॉयमेंट पे बात करते हैं, ना किसी और मुद्दे पर बात कर सकते हैं। जी जी, तो मैं ये कहना चाह रहा कि राम मंदिर से क्या ये लोगों को फायदा हासिल होंगे इलेक्शन में? 100% होगा ना फायदा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो बहुत पुराना मुद्दा था, वो पुराने मुद्दे को जो है सो कंप्लीट करे। अब और काशी मथुरा भी बोल रहे, तो ये क्या है बोले तो, मैं बोला ना आपको, कानों में जहर, कानों में जहर का बहुत बड़ा मतलब है अगर समझे तो। सोहेल भाई, ये क्या है इन लोगों का असल मैं बात बोलना ही भूल गया। ये लोग क्या चाह रहे हैं, ये लोग कैसा कानों में जहर घोल रहे बोले तो, अरे ये मुसलमान 800,000 साल हुकूमत करे, फिर अंग्रेज आए, इन्होंने जो है सो अपने हिस्से में पाकिस्तान और बांग्लादेश ले लिए, फिर यहाँ पे जो है सो डेमोक्रेटिक कंट्री बनाए, 56-57 मुसलमानों के ममालिक है, ये लोग जा सकते ना हिंदुस्तान छोड़ के, इनको यहाँ पे रहने की क्या जरूरत है, हमारी एक भी कंट्री नहीं है, हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाते। ये एजेंडा जो है सो हम वतनों में चलाया जा रहा। तो असल हम जब से जो गुफ्तगू कर रहे, असल मेन जो मुद्दा है, ये जो मुद्दा चलाया जा रहा, इसके लिए जो है सो मुनज़्ज़म तरीके से हमारे को एक मुहिम चलाना हमारी कौम की जिम्मेदारी है। ये जो जहर घोला जा रहा है इसको रोकना, और जो है सो इन लोगों को मोटिवेट करना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत बात है। तो उन लोगों को एहसास दिलाना हमारी जिम्मेदारी है कि आप लोग जो हिंदू मुस्लिम करके जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर रहे, उसको जैसा जो लोग डिवाइड हो रहे, देखो वही अब जमाने से, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुसलमान की पार्टनरशिप या दोस्ती उतनी मजबूत नहीं रहती जितनी एक गैर मुस्लिम की और मुसलमान की दोस्ती हो या बिजनेस पार्टनरशिप हो, और ज्यादा स्ट्रांग रहती। क्यों कि यहाँ पे बात कैसी आती, अगर एक मुसलमान किसी गैर को तकलीफ देता है तो पूरी कौम पे बात आती, कोई गैर कौम मुसलमान को तकलीफ दिया तो उसकी कौम पे बात आती, तो बहुत स्ट्रांग चलती। तो ये इत्तेहाद को जो है सो ये लोग जो तोड़ रहे, वो इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए हम जो है सो एक लाहे अमल इख्तियार करते हुए उसको अमली जामा पहनाना, अमली जामा पहना के जो है सो ये, क्योंकि हम माइनॉरिटी में है, हम माइनॉरिटी में है, हमारे को जो है सो हमारे को साथ देने वाले भी है, ऐसा नहीं है नहीं साथ देने वाले हैं, सबके सब लोग ऐसे नहीं है, सेकुलर हिंदू भी है ना, बहुत सारे हैं भाई, आज से नहीं है, जमाने से 70 साल से जो है सो ये सेकुलर लोग ही तो है जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान बसा हुआ है ना। मुल्क की तरक्की चाहने वाले, मुल्क को चाहने वाले हैं ना, ये जितने भी फाशिस्ट है ये मुल्क के दुश्मन है। ये लोग मुल्क को बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं।
अल्लाह उनको हिदायत दे। और हमारी जो नौजवान नस्ल है, हमारी जो कौम है, हमारा जो इंटेलेक्चुअल तबका है, हमारे जो लोग हैं, उनकी थोड़ी सी जिम्मेदारी है कि जो है सो इसमें जो भी जमातें हैं, जो भी उलमाए हैं, मशाइखीन है, हमारी कौम को सुधारने के साथ साथ गैर कौम का भी जो है सो मोटिवेशन किया जाए, कि शऊर बेदारी की जाए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम हम सब जो है सो एक ही है, एक ही बाग के फूल है। एक ही बाग के फूल है। ये हमारा हिंदुस्तान जो है सो एक गुलदस्ता है, यहाँ पे नमूने नमूने के जो है सो फूल रहेंगे। खाली एक ही गेरुआ कलर का फूल रहने से तुम्हारा हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहेगा। ये जो है सो फिर पाकिस्तान श्रीलंका की तरह जो है सो हो जाएगा इसका हाल। ये चलने वाला नहीं है। कमल तो कीचड़ में ही गिरने वाला है। कीचड़ में खिला हुआ है, फिर कीचड़ में ही चले जाएगा। ये बात समझ में आने वाली है, आएंगी, आज नहीं कल आएंगी, वक्त लगता है। और ये फाशिस्तों का काम है। अब हमारे नौजवानों को थोड़ा सा, मैं नौजवानों के लिए एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि थोड़ा पॉलिटिकल अपने अंदर शऊर बेदारी करे, और जो है सो थोड़ा कौम और मिल्लत के ताल्लुक से सोचे। अपने पर्सनली बहुत सोच लिए, बहुत अपना पर्सनली जो भी है कर लिए, अब थोड़ा आगे भी जो है सो सोचे, कौम के ताल्लुक से भी सोचे, हमारे मुल्क के ताल्लुक से सोचे। और क्या सवाल है आपका सोहेल साहब, बताइए। बस यही थे मेरे कुछ अहम सवालात मुल्क के मौजूदा हालात पर। आपने माशाल्लाह तफसीली जवाबात, तशफ़्फ़ी बख्श जवाबात दिए। रियाज मलिक साहब, बस इतने ही सवाल थे मेरे। आपने माशाल्लाह एनआरसी, सीएए और जो डिटेंशन कैंप के ताल्लुक से हवा चलाई गई कि मुसलमानों को ले जाकर डिटेंशन कैंप में ठूस दिया जाएगा, इससे मुताबिक क्या कहेंगे? यहाँ पे लोग गरीबों को देखे चावल नहीं, डिटेंशन कैंप में ले आके कहाँ रखते? ये सब प्रोपेगेंडा है, फेक है। आप ही बोले 2 करोड़ नौकरियां देते बोल के, इन्होंने वादा पूरा करे, 15 लाख रुपए अकाउंट में डालते बोले, इन्होंने डाले। सुनो, एक मेरी बात सुनो, इन्हों ये भी एक प्रोपेगेंडा है, ये भी एक हवा है, इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं। इन्हों कहाँ से करते बोलो? इन्हों कोई, इनके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई तरीकेकार नहीं है। ये सब बेकार बातें हैं, ये होने जाने की नहीं है मेरे हिसाब से। सिर्फ मुसलमानों को डराया जा रहा है। मैं मुसलमानों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, नाजरीन को, कि बिल्कुल ये चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। देखो, हम ईमान वाले हैं, हमारा मौत का वक्त मुकर्रर है। जिस वक्त हमारी मौत है, उस वक्त किसी के अबूजान में हमको हमारी मौत को नहीं रोक सकते, और हमारी हयात जब तक है किसी के वालिद मोहतरम में हमको नहीं मार सकते। जब हमारा ईमान पुख्ता है तो हमारे को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आने दो एनआरसी, आने दो सीए, आने दो, देखेंगे क्या करना है, देखेंगे। रियाज मलिक साहब, जैसा देखने में ये आया है कि हर जमात, चाहे वो कोई भी जमात हो, नेशनल हो या रीजनल हो, इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को इंतखाबात के वक्त वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। इनकी हकीकी फलाह, बहबूद, तरक्की के लिए कोई इकदाम नहीं किए। ये गलती हमारी है ना, ये गलती इसमें उनकी नहीं है। उन्होंने उनका काम कर रहे, उनका दे आर डूइंग देयर बिजनेस, वो लोग अपना काम कर रहे। ये इसके बाद जिम्मेदारी हमारी है ना। आप अगर अभी फिलौखत वो बोलते, देखो बेवकूफ का अक्लमंद का खुराक बेवकूफ, अगर वो लोग बेवकूफ बना रहे हैं तो हम बेवकूफ बन रहे हैं। बेवकूफ बनना हमारी मजबूरी है। मगर इसके बाद मैं आपको एक बात बताता हूँ, छोटे छोटे विलेजेस में जहां पे सरपंच का इलेक्शन होता, सरपंच जो मुंतखब होता, उससे 5 साल पूरा काम लिया जाता। आप विलेजेस में जाके मालूम करिए, मुझे आइडिया है थोड़ा सा। यहाँ पे हमारे पास एक बार कोई भी काउंसलर, कारपोरेटर या एमएलए, मेयर, डिप्टी मेयर जो भी ओहदे पे पहुंच जाते, अब इसके बाद 5 साल तक उनसे कोई आवाम सवाल करने वाली नहीं है। सवाल करना तो दूर है साहब, ये लोग मैसर ही नहीं होते। जैसा एमएलए, कॉर्पोरेटर हो या फिर मेयर, डिप्टी मेयर हो, आवाम को ये दस्तयाब हो गए तो सवाल करेंगे। और दूसरा सवाल ये है मेरा कि आवाम भी बाज मुकामात पर, बाज सलाम इलाकों में या फिर हाईफाई इलाकों में भी ऐसा देखने में आ रहा है कि वोट के लिए नोट पूछी जा रही है। ये आवाम की फाश गलती है। आप अगर नोट बराए वोट नहीं पूछेंगे तो आप हक से अपना काम करवा सकते हैं ना इन नुमाइंदों से। जी जी, बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि अपने कीमती वोट को मत बेचे। 500-1000 रुपए के लेके जो वोट डालते वो बिल्कुल गलत है। वो लीडर्स को भी देना नहीं चाहिए, और लीडर्स तो खैर दे आर डूइंग देयर बिजनेस, मगर आवाम को ये चाहिए कि 1000-500 रुपए लेके वोट नहीं डालना। मगर अब गुर्बत, सतह गुर्बत के नीचे है, लोगों के पास 100 रुपए की भी वैल्यू है, 500-1000 रुपए, तो उनको भी मालूम है लीडर कुछ करने वाले नहीं है, जो मिल रहा है ले लो 1000-500 रुपए, बोले ऐसा है किस्सा।
तो इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं हमारी कौम में, हम हमारे मुल्क में, हमारे शहर में जो नहीं लेते ना वो पैसे, हर कोई थोड़ी लेते 1500 रुपए, जो नहीं लेते उन्होंने तो सवाल कर सकते ना, उनकी तो जिम्मेदारी बन सकती ना, उन्होंने तो जाके उनका दामन पकड़ सकते ना। जो पैसे लिए वो नहीं जाएंगे, जो पैसे नहीं लिए, हर महल्ले में हर कोई तो पैसे नहीं लेता ना, जो पैसे नहीं ले रहे उन्हें डंके की चोट पे सवाल करना, उनसे बात करना, जाके जो है सो उनको एक कानूनी तरीके से, एक डेमोक्रेटिक राइट के हिसाब से उन लोगों से सवाल करना, जाके पकड़ना, पूछना। अब आप पूछ रहे नहीं तो फ्री हो जा रहे, लाजिम है ना। जैसा कि जवान फिल्म में आपने देखा होगा, शाहरुख खान कहता है कि 5 रुपए वाली मस्क्वाइटो फाइल आप देखते हैं तो 50 सवाल करते हैं, क्या ये जलती है, क्या इसमें धुआं है, क्या इसमें स्मेल है। लेकिन हमारे पास राय दहिंदों में वो शऊर नहीं है, ना वो इंतखाबात से कबल पूछते हैं, ना इंतखाबात के बाद, और इसी का फायदा है सियासी कायदीन उठाते हैं। इंतखाबात के बाद मुसलमानों का तो ये हाल है कि इनके मसाइल से इन्हें कोई सरोकार ही नहीं होता है, सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। अब उसके पीछे उसकी वजह क्या है बोले तो हमारे पास तालीम तो है, सबसे बड़ी चीज है वो, तालीम की तो सबसे बड़ी कमी है। और इसके अलावा जो लीडरशिप की भी कमी है ना, थोड़ा सा लीडरशिप भी स्ट्रांग होनी चाहिए। लीडर्स भी जो सो है, ऐसा नहीं है हर लीडर वैसा नहीं है, मगर बहुत सारे लीडर्स नहीं है मेरे हिसाब से, फॉलोअर्स है। तो अगर लीडरशिप क्वालिटी अगर हमारे अंदर बिल्डअप होती है तो बिल्कुल उनसे सवाल किया जा सकता है। अब ये कैसा है सोहेल भाई, हमारी कौम वो क्या बोलते हो, बीपीएल के नीचे आ जा रही, बिलो पावर ऑफ लिटरेसी, पॉवर्टी लाइन वगैरह में इंक्लूड हो जा रही। अब वो बस हर तरफ हाहाकार है, मिसयूज किया जा रहा है, मगर जवाब तो देना पड़ेगा ना, यहाँ नहीं तो ऊपर जाके तो जवाब देना पड़ेगा ना। जी तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ रियाज मलिक साहब, शहर के मशहूर मारूफ रियल एस्टेट ताजिर और सोशल एक्टिविस्ट। ये आवाम से, राय दहिंदों से और बिलखुसूस नौजवानों से ये कहना चाह रहे थे, पैगाम देना चाह रहे थे हमारे चैनल के जरिए कि वो फॉलोअर्स ना बने, बल्कि कायद बने, कायदाना सलाहियतों को बरवेकार लाएं और कायदाना सलाहियतों को मालिक बनते हुए अपनी कौम मिल्लत की फलाह, बहबूद, तरक्की, इन्हें तालीमी मैदान में या इकोनॉमिकल, सोशल जो भी इनके मसाइल है इसके हल करने की खुद में सलाहियत पैदा करे, ना कि अक्का अन्ना और किसी के कायद के सर कह के पीछे फिरे, बल्कि खुद अपने आप में ऐसी काबिलियत पैदा करे कि वो अपने कौम मिल्लत के मसाइल को हल करने वाले बने। और बिलखुसूस इन्होंने राय दहिंदों से और हमारे जो सेकुलर हिंदू भाई है इनसे भी ख्वाहिश की कि वो फस्ताई ताकतों के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे में ना आते हुए सिर्फ और सिर्फ सेकुलर जहन जमात और इसके कायदीन को पार्लियामेंट में भेजे, ताकि आपके बच्चों का रोशन, सुनहरा और रोशनास हो सके। फिस्ताई ताकतों और जागराना और जालिम हुक्मरानों के सबब मुल्क हमारा अंधेरे में, तारीकी में जा रहा है, और यहाँ सिर्फ मॉब लिंचिंग, नोटबंदी, काली थाली और चंदा ये किया गया, इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर चंदा। तो आप भी इससे वाकिफ है, क्योंकि सोशल मीडिया की फैक्ट्री ऐसी है, यहाँ क्या चल रहा है आप इससे बखूबी पल पल वाकिफ हो रहे हैं। तो इन तमाम वाकयात को और तमाम जुमलों को आप नजर में और जहन में रखते हुए अब की बार बदलाव, एक आपका कीमती वोट बदलाव ला सकता है, जिससे ना सिर्फ आपका बल्कि आपकी पूरी कौम मिल्लत का इससे भला होगा और फायदा हासिल होगा। तो आपका एक कीमती वोट 13 मई के रोज जल्द सुबह 7 बजे आप पोलिंग बूथ पर पहुंचते हुए अपने कीमती वोट का जरूर इस्तेमाल करें। 18 साल मुकम्मल करने वाले लड़के लड़कियां भी जो पहली मर्तबा वोट का हक रखते हैं वो अपने हक राय दही का जरूर इस्तेमाल करें, अपने मनपसंद के उम्मीदवार के हक में मुत्तहिदा वोट करें। अपने वोट को ना बिखरने दे, ना बिकने दे, ना मुंतशिर होने दे, बल्कि आपको सेकुलरिज्म की बका, दस्तूर की बका और शरीयत में मदाखलत से फिस्ताई ताकतों को अगर रोकना है तो रियाज मलिक साहब भी यही आपसे गुजारिश कर रहे थे कि आप मुत्तहिद वोट करें और वोट के इस्तेमाल से भरपूर इस्तेमाल करते हुए सेकुलर जहन, कायद और हुकूमत को इख्तियार पर फायज करें। और लास्ट में हम नाज़रीन आपसे ये गुजारिश करेंगे कि UNN 24 न्यूज को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, और फेसबुक पर सोहेल खान जर्नलिस्ट ID को फॉलो करते हुए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। UNN 24 न्यूज के लिए मैं सोहेल खान।